हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने किस 9 वर्षीय बच्चे को मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलंगबाम बेलेंतीना देवी। यानी एलंगबाम बेलेंतीना देवी को मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं नजीर वानी को अशोक चक्र से व अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33। जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 + 1 यानी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है, कुल 34 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधीररंजन चौधरी को। अधीररंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, राज्यसभा का सभापति एम वेंकैया नायडू वो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बापट को चुना गया है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बापट को चुना गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय किस राज्य में खुला है? भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय किस राज्य में खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद शहर में भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय खोला गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ हैं। भारत में कुल 2967 बाघ हैं, जिसमें सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, इसके बाद कर्नाटक में, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में और 4th नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। यानी सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड और 4th स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से आरंभ की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य से। भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा राज्य से की गई। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव व वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेल के लिए मिशन शक्ति नामक योजना लॉन्च किया है? मिशन शक्ति नामक योजना लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन शक्ति नामक योजना लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजरतगंज चौराहा, जो कि लखनऊ में स्थित है। यानी हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया है। वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज व मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन के अनुसार दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची में किन 2 भारतीय प्लेसेस को जगह मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी व होटल सोहो हाउस, जो कि मुंबई में स्थित है। होटल सोहो हाउस, इन दोनों जगहों को
दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची में जगह मिली है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाबूलाल गौर का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बाबूलाल गौर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान व वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अमेरिका में पीपल्स चाइना अवार्ड जीता है? अमेरिका में पीपल्स चाइना अवार्ड जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन पटनायक। यानी सुदर्शन पटनायक के द्वारा अमेरिका में पीपल्स चाइना अवार्ड जीता गया। वहीं अरुण जेटली, सुषमा स्वराज व जॉर्ज फर्नांडीज इन तीनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास इंड स्पेस एक्सरसाइज किस शहर में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा हार्मनी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुआवे कंपनी, जो कि एक चाइनीज कंपनी। हुआवे कंपनी एक चाइनीज कंपनी है और इसके द्वारा हार्मनी नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वहीं उन्नत एवं पूर्णतया विकसित प्राकृतिक संसाधन, पूर्णतया विकसित आधारभूत संरचना व राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता, ये तीनों कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किस संस्था के द्वारा विकसित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किस संस्था के द्वारा विकसित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन यूएन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके कुल 193 मेंबर हैं। कुल 193 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? रोम में, इटली के रोम में स्थित है। न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, इसके द्वारा हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स विकसित किया जाता है। न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल GDP होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब GDP में से मूल्य ह्रास को निकाल दिया जाता है। जब GDP में से मूल्य ह्रास को निकाल दिया जाता है तो क्या बचता है? रियल GDP यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जब किसी देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का GDP कहते हैं। उस देश का GDP कहलाता है। किसी देश में फिजिकल बाउंड्री के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश का GDP कहते हैं। वहीं एक वर्ष में
देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का जीएनपी कहलाता है, उस देश का जीएनपी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। पीपीपी मेथड यानी परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया था। दूसरा है, ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1995 में विकसित किया गया। इसका सी है, राष्ट्रीय आय के आकलन का आधार वर्ष 2011-12 है। आधार वर्ष 2011-12 है। और इसका डी ऑप्शन है, बिजली, गैस व जलापूर्ति यह तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बिजली, गैस व जलापूर्ति या तृतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि द्वितीय क्षेत्र में, किसमें? द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। पीपीपी मेथड, इनका प्रयोग कहाँ पे किया? सबसे पहले आईएमएफ के द्वारा किया गया था। ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ष 1995 से जारी किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय आय का आकलन वर्ष या फिर आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। और बिजली, गैस व जलापूर्ति ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं, द्वितीय श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। वहीं श्रीमन नारायण इनके द्वारा गांधीवादी योजना व श्री यमन राय के द्वारा जन योजना व जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना का प्रकाशन किया गया। सर्वोदय योजना प्रकाशित की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में किस मॉडल को स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव मनमोहन मॉडल। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरट डोमल मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राव मनमोहन मॉडल, जो कि उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा स्वीकार किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलोपिंग मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? गैलोपिंग मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब स्फीति की दर 2 अंक या 3 अंकीय हो। जब स्फीति की दर 2 अंक या 3 अंकीय हो तो उसे गैलोपिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। जब स्फीति की दर 3 अंक से भी अधिक हो तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब स्फीति की दर 10% से 20% हो तो इसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब स्फीति की दर वार्षिक दर 1 अंकीय हो, तो इसे क्रीपिंग यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के द्वारा पूर्णतया संचालित पहला बैंक था, तो वह कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों के द्वारा पूर्णतया संचालित पहला बैंक था, जिसकी स्थापना 1894-95 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। सर्वप्रथम विलियम जोन्स के द्वारा बताया गया कि संस्कृत व लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तिनापुर यमुना नदी पे नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। वहीं
स्थल रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो पुरा स्थल सिंधु नदी के तट पर, व नागार्जुन कोंड ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जबकि हस्तिनापुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान शासक मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था? मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार वंश। महान शासक मिहिर भोज प्रतिहार वंश से संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक को टकसालियों के राजा के रूप में भी जाना जाता है? टकसालियों के राजा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को टकसालियों के राजा के रूप में जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं, राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब व दारा शिकोह। औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध लड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक आंदोलन का नेतृत्व प्राप्त हुआ। रामोसी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसका प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक के रचयिता थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया। तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.टी. पाल के द्वारा। के.टी. पाल के द्वारा भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में किया गया। वहीं बी.आर. अम्बेडकर ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। व सरोजनी नायडू व तेज बहादुर सप्रू ये दोनों कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा माना गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्ष वर्ष 1938 व 1939 में चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष वर्ष 1938 व 1939 में चुना गया था, लेकिन 1939 में विवाद हो जाने के बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ा और उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नूबा जनजात अल्जीरिया। नूबा अल्जीरिया, जबकि नूबा जनजात अल्जीरिया में नहीं कहाँ पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है। सूडान में, अफ्रीका का एक देश है सूडान, वहाँ पे पाई जाती है। फुलानी जनजात पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू जनजात पूर्व, मध्य व दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजात पूर्वी अफ्रीका व केन्या में पाई जाती है, जबकि नूबा जनजात वह सूडान में पाई जाती है। नूबा जनजात सूडान में पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सवाना। सवाना शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि पंपास, बिल्ड व डाउन्स ये तीनों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। लानोस कंपोस्ट, सिल्वास व सबाना ये चारों शीतोष्णकटिबंधीय घास के नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये चारों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लानोस, कंपोस्ट, सिल्वास, सबाना ये चारों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वहीं पंपास, बिल्ड, डाउन्स ये तीनों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई चेन्नई बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा खनन क्षेत्र, थोरियम। क्योंकि जादूगोड़ा खनन क्षेत्र थोरियम के लिए नहीं बल्कि यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं गुरुमहिसानी खनन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तलचर खनन क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। व जावर खनन क्षेत्र सीसा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा खनन क्षेत्र थोरियम के लिए नहीं बल्कि यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई हाई से। बम्बई हाई से यानी बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र से भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से झारखंड के खमार पाट से निकलती है, जो कि हुगली में मिल जाती है। यानी दामोदर नदी हुगली की एक सहायक नदी है और देश की अति प्रदूषित नदी है। देश की अति प्रदूषित नदी है जिसे जैव मरुस्थल नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन कटाई के। वन कटाई के। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। वहीं चंडी प्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा ये दोनों चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये दोनों चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको इको मार्क दिया जाता है। उन प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं यानी जो एस्बेस्टस धूल है, एस्बेस्टस धूल उनसे क्या होता है? एस्बेस्टस धूल से फेफड़े का कैंसर होता है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़े का कैंसर होता है। और सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम व मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। पारा विषाक्त पारा जो होता है वो उदर संबंधी रोग पैदा करता है, उदर से संबंधित रोग पैदा करता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसकी कमी से इंसानों की डेथ भी हो सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। ये ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ये गलत है। यानी नाग जो है, नाग ये दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर संचालित होता है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है यानी प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। वहीं त्रिशूल यह सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। वह पिनाका
पिनाका एक बहुबैरल रॉकेट है। पिनाका एक बहुबैरल रॉकेट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाग एक प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है MRI निम्न में से क्या है? इसका पूर्ण नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का शॉर्ट फॉर्म MRI है। MRI है। हमारा अगला क्वेश्चन है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर के द्वारा किस किरण को उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपित किरण। उद्दीपित विकिरण को लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। लेजर यानी लेजर, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसके द्वारा उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल स्थानों का 1/3। कुल स्थानों का 1/3। भारत में पंचायती व्यवस्था किसमें है? अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में वर्णित है। अनुसूची 11 में और आर्टिकल 243 में पंचायतों का वर्णन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। देहरादून में दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। वहीं कोलकाता में राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान व मुंबई में राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान, राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान तथा सिकंदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से प्रकाशित की? लखनऊ बॉय शीर्षक से प्रकाशित की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद मेहता। विनोद मेहता की आत्मकथा कौन सा है? लखनऊ बॉय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।